नमस्कार साथियों, मैं उर्मिला शुक्ल, मूलतः कहानीकार, छत्तीसगढ़ी और हिंदी दोनों में कहानियाँ और कविताएं प्रकाशित हैं मेरी। नमस्कार। रचना यात्रा की शुरुआत कविता से हुई थी। कविता से फिर कहानी की ओर बढ़ी, कहानी से उपन्यास। अगर रचना प्रक्रिया की बात मैं करूं तो बहुत लेखकों की तरह मेरी कोई निश्चित रचना प्रक्रिया नहीं है। कोई खाका बना करके मैंने कभी भी लिखना शुरू नहीं किया है। हाँ, विषय ज़रूर सोचती हूँ। विषय सोचने के बाद अगर कभी कोशिश भी की खाका बनाने की तो हमेशा रचना जो है वो खाका तोड़ करके बाहर निकल जाती है, पता नहीं क्यों। तो कभी भी इस तरह से खाके में बंद करके लिखना मेरा हुआ नहीं है। मैं रहने वाली तो छत्तीसगढ़ की ही हूँ। जन्म छत्तीसगढ़ में ही हुआ मेरा। पापा मेरे ज़रूर यूपी से थे, तो यूपी का कल्चर और छत्तीसगढ़ का कल्चर दोनों मैंने बहुत नज़दीक से देखा है, महसूस किया है। बल्कि कहना चाहिए दोनों ही संस्कृतियों को मैंने जिया है। तो ये दोनों ही संस्कृतियाँ मेरे इस उपन्यास में आई हैं। मेरी कहानियों में छत्तीसगढ़ ही बोलता रहा है, लेकिन इस उपन्यास में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही हैं। दोनों की संस्कृतियाँ, दोनों की सामाजिक स्थितियाँ, पात्रों की आवाजाही भी उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है, तो तुलनात्मक स्थितियाँ भी उत्पन्न हो गई हैं। छत्तीसगढ़ी में मेरे 3 संग्रह प्रकाशित हैं। एक कहानी संग्रह प्रकाशित है छत्तीसगढ़ी में, गोदना। दूसरा काव्य संग्रह प्रकाशित है छत्तीसगढ़ के औरत। एक खंड काव्य प्रकाशित है महाभारत में द्रुपदी। एक समीक्षा की किताब छत्तीसगढ़ी साहित्य का विकास। ये छत्तीसगढ़ी में प्रकाशित रचनाएं हैं। हिंदी में कहानी संग्रह मैं फूलमती और हिजड़े, यह मेरा उपन्यास। बिंडोढ़ी का घर, 2 कविता संग्रह। इस तरह से छुटपुट लेखन है मेरा। बहुत अधिक मैं नहीं लिख पाती हूँ। हर दिन नियमतः लिखना मेरे लिए संभव नहीं होता है। बहुत कम लिख पाती हूँ मैं। साल में 2-3 कहानियाँ लिख गई तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत लिख लिया। तो आज मैं आपसे अपने उपन्यास के कुछ अंश साझा करूँगी। उम्मीद है आपको उपन्यास के मेरे ये अंश पसंद आएंगे। यतीश जी नमस्कार। सारिका जी,
सर्वेश जी नमस्कार। वासुदेव जी नमस्ते। उपन्यास, यह उपन्यास, इसका शीर्षक है बिन ड्योढ़ी का घर। ड्योढ़ी यहाँ पर बंधनों की प्रतीक है और हम सभी जानते हैं, मानते भी हैं कि स्त्रियों के लिए कदम कदम पर बंधन रचे गए। समाज ने जो बंद हो गया था साथियों, फिर से शुरू करते हैं। तो ड्योढ़ी यहाँ पर बंधनों की प्रतीक है। स्त्रियों के लिए बंधन कदम कदम पर रहे हैं। समाज ने दोहरे मानदंड गढ़े हमेशा, पुरुषों के लिए अलग और स्त्रियों के लिए अलग। इन्हीं स्थितियों को लेकर के ये कहानी लिखी गई है। इस उपन्यास में मुख्य रूप से दो स्त्री पात्र हैं, एक माँ है, एक बेटी है। मुख्य बात इसमें जो है वो स्त्री के विस्थापन की व्यथा उभर करके आई है। अभी तक मेरी नज़र से नहीं गुजरी, हो सकता है बहुत से लोगों ने लिखा भी हो। स्त्रियों के विस्थापन पर लिखा ही नहीं गया। उनके विवाह पर, विवाह के बाद उनके ससुराल में विस्थापन को तो सहज स्वीकार लिया जाता है कि वो ये तो होना ही है, और इसे स्त्रियां भी सहज रूप से स्वीकार ही लेती हैं, क्योंकि बचपन से उनके मन में यही डाला जाता है, यही उनके मन में भर दिया जाता है कि ये घर तुम्हारा नहीं है, जहाँ तुम्हारा विवाह होगा वही तुम्हारा घर होगा। तो एक विस्थापन तो उनकी नियति है, और लेकिन वह विस्थापन भी बहुत आसान नहीं होता। एक घर का रहन सहन दूसरे घर के रहन सहन से इतना भिन्न होता है कि समझौता करते करते स्त्री की पूरी जिंदगी ही गुजर जाती है। नमस्कार संजीव जी। तो यहाँ पर दूसरे विस्थापन की बात मैंने उठाई है। अक्सर ऐसा होता है, होता रहा है, होता है, जहाँ पति रहता है, जहाँ पति की नौकरी होती है, वहाँ स्त्री को उसके साथ जाना पड़ता है। आजकल की स्थितियाँ थोड़ी बेहतर हैं। शादी के तुरंत बाद लड़की वहाँ चली जाती है तो वो वहीं अनुकूलन करती है, इसलिए उसे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन पहले का ज़माना ऐसा होता था कि पति नौकरी करने चला जाता था, पत्नी गांव में रह जाती थी, वह गांव से अनुकूलन करती थी। गांव के संयुक्त परिवार हुआ करते थे, उसमें उनके साथ सामंजस्य बिठाती थी। उसके बाद उसे जहाँ पति की नौकरी होती थी वहाँ जाना पड़ता था। कई बार तो उसे पता भी नहीं होता था कि वो कहाँ जा रही है। जैसे इस उपन्यास की जो माँ है, उसे नहीं मालूम होता कि वो जिस जगह जा रही है वो कौन सी जगह है, वहाँ कैसे लोग हैं। बस पति ने कहा कि साथ चलना है तो अनुगमन करना ही है, इसलिए वो बिना किसी सवाल के चल पड़ती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश अयोध्या के पास के गांव जहाँ पर स्त्रियां घूंघट में रहती हैं, वहाँ से सीधे जब वो बस्तर पहुँचती है तो चकित रह जाती है, ये कैसा समाज है, एकदम विपरीत समाज। वहाँ कहाँ तो वहाँ हाथ भर का घूंघट निकालना पड़ता था, और कहाँ यहाँ पहुँचने से कहना चाहिए अंग भर वस्त्र भी स्त्रियां नहीं पहनती थी और बहुत बिंदास जीवन जीती थी। तो वो पग पग पर चकित होती है, और उसका ये चकित होना जो है वो उपन्यास में उभरता है। उधर पति की कोशिश रहती है कि जिस माहौल में उसे वो ले आए हैं उस माहौल का कोई भी असर उनके ऊपर ना हो, इसलिए पर्दे के अंदर रखते हैं, लोगों से मिलने जुलने के लिए मना करते हैं। तो इस तरह का यह जो द्वंद्व है ये इस उपन्यास का प्रमुख है। जब वो अपने पति के साथ चलने लगती है तब वो सोचती है, मैं आपको अंश सुनाऊंगी कि वो किस तरह से क्या सोचती है। और बच्ची का जन्म यहाँ होता है, उसका विवाह उत्तर प्रदेश में किया जाता है। यहाँ के खुले वातावरण में
पल बढ़ करके जब वो बच्ची वहाँ पहुँचती है तो उसकी क्या स्थिति होती है, किस तरह से उसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये सारी स्थितियाँ इस उपन्यास में हैं। चूँकि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति, पूर्वी उत्तर प्रदेश की संस्कृति, बस्तर से तक भी ये कहानी जाती है, और बस्तर की बात हम करें और नक्सलवाद की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो नक्सलवादी स्थितियाँ भी इस उपन्यास में उभर करके आई हैं। कुल मिलाकर के इस उपन्यास का कथानक बहुत बड़ा फैलाव लेता है। ये फैलाव और इसका कथानक कहाँ तक सफल हुआ है, तो दोस्तों ये तो आप लोग पढ़ के ही बता पाएंगे कि सफल है या असफल है। तो मैं आपके सामने उपन्यास के कुछ अंश प्रस्तुत करती हूँ। मैंने विस्थापन की बात की थी, स्त्री के विस्थापन की बात की थी। तो विस्थापन के समय स्त्री क्या सोचती है उसका एक अंश है। वे अब जा रही थीं उनके साथ, बिना ये जाने कि उन्हें कहाँ जाना है, किन लोगों के बीच रहना है। ये सब पूछने का ना तो कोई औचित्य था, ना ही उनकी सामर्थ्य। वे तो औरत थीं, और औरत को ये समाज थरहा ही समझता है, धान का थरहा। थरहा के लिए भी मिट्टी तैयार की जाती है, खाद पानी का ध्यान रखा जाता है, मगर औरत, उसके बारे में क्या सोचना। उसे तो जहाँ भी रोपो वो अपनी जड़ें जमा ही लेगी, और ना भी जमा पाए तो क्या। और औरत, वो भी कहाँ सोचती है ये सब। सो वे भी जा रही थीं एक अनजान दिशा की ओर, और पीछे छूट गया था वो मढ़हा जिसे उन्होंने घर बनाया था, वो ज़मीन जिससे उन्होंने अपना अनुकूलन कर लिया था और मान लिया था ये उनकी जन्मभूमि भले ही ना हो, मगर उससे कम भी नहीं है, क्योंकि ये उनकी ससुराल थी। मुश्किल से सही, पर धीरे धीरे उनकी जड़ें जमने लगी थी। लेकिन एकाएक जब चलना पड़ता है, जाना पड़ता है पति के साथ, और जब वे बस्तर पहुंचती हैं तो उनकी क्या स्थिति होती है, इसका वर्णन देखिए। चमकदार काले रंगों वाली ये औरतें, जिन्होंने घूंघट डालना तो दूर, उनकी साड़ी भी बदन के ऊपरी हिस्से तक पहुंच नहीं रही थी। सारी की सारी साड़ी कमर से ही लिपटी थी, और उनका ऊपरी हिस्सा बिल्कुल उघरा था। उन्होंने मालाएं जरूर इतनी अधिक पहन रखी थीं कि वो कुछ हद तक आंचल का काम कर रहा था। कुछ ने तो साड़ी के स्थान पर बस लुंगी नुमा कपड़ा ही बांध रखा था। पीठ पर बच्चा बांधे वे बस में प्रवेश करती, और बस में जगह न मिलने पर खड़े खड़े सफ़र करती, मगर उनके चेहरे पर कोई शिकन तक न होती। उनके लिए ये सब किसी अजूबे से कम नहीं था। उन्होंने तो अपने यहाँ बस घूंघट में ही घर और खेत का काम निपटाती औरतें देखी थी। ज़्यादा हुआ तो घूंघट कुछ छोटा हो जाता था। कुछ औरतें तो दिन में कभी घर से बाहर तक नहीं निकलती थीं। इस तरह नायिका की जो माँ है वह चकित होती है, सोचती है वो किस दुनिया में आ गई। आगे कहानी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ती है। आगे जा कर के वो बात करने की कोशिश करती हैं, उन्हें मना किया जाता है, लेकिन स्थितियाँ ऐसी बनती हैं कि वो सब्जी खरीदने के लिए उनसे बात करने की कोशिश करती हैं। चूँकि भाषा की अनभिज्ञता रहती है इसलिए बातचीत नहीं हो पाती, लेकिन उसका जो उस क्रिया की जो प्रतिक्रिया होती है वो कहानी में बहुत बड़ा मोड़ लेकर के आती है, और यहीं से नायिका का जो जीवन है, नायिका की माँ है, उसका जीवन बदल जाता है पूरी तरह से। इसमें दो, मैंने आपको बताया था कि इसमें दो तरह के समाज हैं। तो एक समाज तो पूर्वी उत्तर प्रदेश का एकदम बंद समाज है, जहाँ स्त्रियों को इंसान तक नहीं माना जाता, और दूसरी ओर छत्तीसगढ़ का, बस्तर का एक खुला समाज है, जहाँ स्त्रियों को भी उतनी ही आज़ादी प्राप्त है जितनी आज़ादी
पुरुषों को प्राप्त है। यहाँ बस्तर की जो वैवाहिक व्यवस्था है वह भी दोहरा मानदंड नहीं रखती। यहाँ वैवाहिक व्यवस्था में स्त्रियां भी 2, 3, 4 जितने भी विवाह करना चाहें छोड़ करके, एक को छोड़ करके कर सकती है। जिस तरह से पुरुष कर सकता है उस तरह से स्त्रियां भी कर सकती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने बच्चों के साथ अपनाई जाती हैं और उनके बच्चों को कभी भी लांछन या ताना नहीं मारा जाता कि मैंने तुम्हारे बच्चे को अपनाया, जो कि इतर भारतीय समाज में संभव नहीं है। वहाँ पहली बात तो स्त्री को दूसरी शादी करने की इजाज़त ही नहीं मिलती। अगर कभी मिल भी जाए, अगर हो भी जाए भूले भटके विवाह, तो उसे तानों से इस कदर छेदा जाता है कि वो बार बार अपने निर्णय पर पछताने के लिए विवश हो उठती है। तो ऐसी स्थितियां यहाँ पर नहीं हैं। इसमें एक और पात्र आता है जिसका नाम है भाऊ, जिसका नाम सखाराम है, लेकिन वो नागपुर का रहने वाला है और वो भाऊ कहलाता है। तो उसका भी यहाँ पर वर्णन है। इससे पहले जिस समय उनकी जो नायक हैं, लड़की के जो पिता हैं, उनकी नियुक्ति केसकाल होती है, तो वो किस तरह से चकित होते हैं, किस तरह की स्थितियों का सामना करते हैं, उसका एक अंश देखिए आप। उनके पड़ोस में ही रहने वाले तीरथ राम ने आकर उन्हें बताया था कि मध्य प्रदेश में आबकारी विभाग में सिपाहियों की भर्ती हो रही है और इस भर्ती में तुरंत ही तैनाती भी मिल रही है। सो अपने साथियों के हाथ घर संदेश भेज करके वे सीधे भोपाल जा पहुँचे थे। अच्छी कदकाठी होने के कारण वे सिपाही के लिए चुन लिए गए थे और तुरंत पोस्टिंग भी मिल गई थी। केस काल में पोस्टिंग मिली थी। फिर तो उन्हें जल्दी से जल्दी अपने पोस्टिंग पर पहुंचना था। उन दिनों पहले पोस्टिंग दी जा रही थी, बाद में ट्रेनिंग होनी थी। उन्हें इतना भी अवकाश नहीं था कि एक बार वे अपने घर जा कर के मिल करके सबको बता करके आ पाते। वे चल पड़े थे। भोपाल से नागपुर, फिर नागपुर से रायपुर। 2 गाड़ी बदल कर वे रायपुर पहुँचे थे। फिर रायपुर से बस से केसकाल की ओर रवाना हुए। सब कुछ बदला बदला लगने लगा था। बोली, बानी और पहनावा, खासकर औरतों का पहनावा उन्हें बड़ा अजीब सा लगा था। औरतों ने भी मर्दों की तरह लांग मार कर साड़ी पहनी हुई थी और जंगल, यूँ तो जंगल भोपाल के बाद से ही शुरू हो गए थे, मगर इधर नागपुर के साले कसा और दर्रे कसा के सघन वनों का सिलसिला शुरू हुआ था। बीच बीच में पहले गांव या शहर आ भी जाते थे, पर रायपुर के बाद, खासकर धमतरी के बाद तो सड़क के दोनों ओर बस जंगल ही जंगल थे और वो भी इतने सघन कि कहीं कहीं तो सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पा रही थी। बस जगह जगह रुकती, सवारियां चढ़ाती उतारती, फिर आगे बढ़ जाया करती। यहाँ की सवारियों में अधिकांश औरतें ही थीं। अब तक उनकी देखी औरतों से एकदम अलग औरतें, रंग रूप, बोली बानी, पहनावे में एकदम अलग, इतना कि उनका वो पहनावा ही था जो उन्हें चकित किए दे रहा था। केसकाल, तब केसकाल पिछड़े हुए मध्य प्रदेश के पिछड़े हुए इलाके बस्तर का गांव नुमा छोटा सा कस्बा था। यहाँ की भाषा, यहाँ का खान पान, रहन सहन और यहाँ के लोग भी एकदम अलग थे। ये दुनिया उनकी अब तक की देखी सुनी दुनिया से एकदम अलग थी, बल्कि बाहरी दुनिया से डरी सहमी और अपने आप में सिमटी हुई दुनिया थी। सो छल प्रपंच, धोखा, गला काट प्रतिस्पर्धा और स्वार्थ से एकदम दूर सीधे साधे लोग और रौब दौब वाली नौकरी। सो ये जगह और नौकरी दोनों उन्हें रास आ गई थी और वे सोच रहे थे कुछ महीने के बाद वे राम दुलारी को भी साथ ले आएंगे। राम दुलारी उनकी पत्नी का नाम। यहाँ का सब कुछ उन्हें पसंद था, पर एक बात थी जो उन्हें खटका करती थी और वो थी यहाँ की औरतों का खुलापन। इतनी बिंदास थी ये कि अपने पर आ जाएं तो मर्दों को भी पीछे छोड़ दें। और पहनावा, पर्दा करना तो दूर, उन्हें तो ढंग से
वे कपड़े तक नहीं पहनती थी। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं था, तभी तो बिल्कुल डट करके वे मर्दों के सामने खड़ी हो जाया करती और उनके भीतर संकोच या शर्म जैसी कोई चीज़ नहीं उभरती थी। उन्हें बड़ा संकोच होता था, कई बार वे नज़रें तक नहीं उठा पाते थे। वैसे भी वे पुरुषों की दुनिया से आए थे, उनके यहाँ पुरुषों की सत्ता थी और औरतें, वहाँ तो औरतें बात करने के लायक तक नहीं समझी जाती थी। और यहाँ तो सारी अर्थव्यवस्था ही उनके हाथों में थी। वे जब भी दौरे पर जाते, छापा मारते और केस बनाते तो औरतों से ही उनका सामना होता था। और यही कारण था कि वे राम दुलारी को लाने में थोड़ा हिचकिचा रहे थे। वे सोच रहे थे यहाँ आकर कहीं वह भी इनकी तरह, फिर सोचते हैं इनसे उसका क्या लेना देना, वो तो वैसे ही रहेगी ना जैसे वे रखेंगे, और वे तो उसे अपने ही तौर तरीके से रखें। हाँ, वही रीत नीत वैसा देश की तरह। ये सोचकर वे कुछ आश्वस्त हुए और गांव को खत लिखा। ज़माने में किस तरह से खत लिखा जाता था, आजकल तो पत्र ख़त्म ही हो गए हैं। तो पुराने ज़माने में जब खत लिखा जाता था, कोई भी गांव को खत लिखता था तो एक होता था, वो पूरे गांव के लिए खत होता था। और उस समय सामाजिक व्यवस्था में इतना संकोच और लिहाज होता था कि जो मुख्य बात लिखना चाहे तो भी अपनी पत्नी के विषय में व्यक्ति लिख नहीं पाता था। यहाँ भी वे अपनी पत्नी को लाने के लिए ही खत लिख रहे हैं। देखिए खत की शुरुआत किस तरह से होती है। सर्वश्री उपमा जोग खत लिखा यहाँ से श्रीकांत तिवारी। नहीं, तिवारी नहीं, वो तो गांव के साथ पीछे छूट गया, अब तो वे तिवारी हैं, सोचते हैं। और सुधार कर तिवारी लिखा। फिर अपना हाल चाल लिखने के बाद गांव भर का हाल चाल पूछा, मगर जिसके लिए पत्र लिखा था उसके विषय में कुछ नहीं लिख पाए थे। बस सबसे अंत में लिखा था कि वे जल्दी ही आएंगे और बच्ची की अम्मा को लिवा ले जाएंगे। फिर वो दिन भी जल्दी आ गया था। वे अपने देश जा रहे थे। अब वे पहले वाले श्रीकांत नहीं थे। रेल के डिब्बे के जनाना कूपे में लगे शीशे में उन्होंने देखा था अपने आप को। कलफ लगी हुई कड़क खाकी वर्दी, सिर पर लाल पट्टियों वाली तिरछी टोपी और चेहरे पर एक रुआब। वे देख रहे थे अपने आप को। कहाँ वो खोंचा लगाने वाला, हींग बेचने वाला श्रीकांत जो बात बात में उबल पड़ता था, और कहाँ यह धीर गंभीर श्रीकांत। तो इस तरह से एक उनके व्यक्तित्व में परिवर्तन हमें दिखाई देता है। लेकिन वास्तव में ये जो परिवर्तन है यह ऊपरी परिवर्तन है, भीतरी तहों में कोई भी परिवर्तन नहीं है। भीतरी तहों में उनके वही पुरुष मौजूद है जो गांव में था, जो स्त्रियों को पर्दे में रखने का हिमायती था, जो स्त्रियों के ऊपर तमाम बंधन डालने का हिमायती था। वही पुरुष हमें यहाँ पर भी दिखाई देता है। मैंने भाऊ का जिक्र किया था, इसमें भाऊ की कहानी भी चलती है। भाऊ भी आदिवासी नहीं हैं, वे आदिवासियों के बीच रहते हैं और आदिवासी स्त्री से विवाह करने के कारण वे आदिवासी रंग में पूरी तरह से ढल जाते हैं। और उन्हें आश्चर्य होता है कि इतने दिनों तक यहाँ रहने के बाद जो कथानायक, जो नायिका का पिता है, वह अपनी पुत्री के प्रति भी कैसे नहीं बदल पाया। उन्हें इस बात पे कदम कदम पर आश्चर्य होता है। हाट बस्तर की बहुत बड़ी विशेषता है। हम बस्तर की बात करें और हाट हमसे छूट जाए तो शायद हम बस्तर के हार्ट, बस्तर के दिल को छुए बिना निकल जाएंगे। तो इस हाट के विषय में देखिए कुछ पंक्तियाँ। दिन चढ़ाया था और हाट अपने शबाब पर था। हाट में तरह तरह की साग भाजी, कांदा और जोंधरी के साथ साथ तीतर बटेर, तरह तरह की मछलियाँ, मुर्गे। उन्होंने देख लिया था वो एक बोरे पर
महुआ, कुछ जंगली भाजियाँ और डांग कांदा की कुड़होनी लगाकर बैठी थी। उसके बगल में एक छोटी सी झांपी रखी थी जिसमें मुर्गे थे और उसकी टोकनी में जोंधरी रखी थी जिसे उसने शायद अपने सामान के बदले लिया था। इन हाटों में बाहरी लोग कम ही आते थे और ये हाट विनिमय पर ही चलते थे। ये लोग आपस में ही चीज़ों की अदला बदली करके काम चला लेते थे और उस दिन जब हाट को देखने के बहाने वे उसके पास से गुजरे तो उसने उपेक्षा से अपनी नज़रें फेर ली थी, यानी अपने किए पर उसे कोई पछतावा नहीं था। वे भी चुपचाप आगे बढ़ गए और फिर डेरे पर लौट आए थे। हाट तो जाने कब से उठ गया था। हाट सुबह सुबह भरकर ढलती दोपहर तक चलता है। हाट अभी भी बस्तर में भरता है, लेकिन अब हाट का स्वरूप बदल चुका है। पहले बस्तर में पैसे से चीज़ें खरीदने बेचने का रिवाज नहीं था। आज भी बहुत सारी चीज़ें विनिमय के आधार पर चलती हैं। जिसे जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो उसके बदले में, चीज़ों के बदले में ही लेता है। अगर बाहरी चीज़ें बेची भी जाती थी पहले तो अनाज के बदले बेची जाती थी। इस तरह से पैसे का चलन बस्तर में बहुत बाद में आया और पैसे का जब चलन आया उसके बाद से स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बदली। शोषक भी आए पैसों के साथ, व्यापारी भी आए और आज जो स्थिति है वह स्थिति हम सबसे छिपी हुई नहीं है। बाज़ार ने वहाँ भी अपना घर बना लिया है। बाज़ार का पहुँचना संस्कृति का छीजना है, बाज़ार का पहुँचना संसाधनों का दोहन है। तो ये सारी स्थितियाँ इस उपन्यास में उभर करके आती हैं। एक घटना घटती, मैंने आपको बताया था, थोड़ी सी कहानी बता दूं फिर अंश पढ़ती हूँ। मैंने बताया था कि उन्हें पर्दे में ही रखने की कोशिश की जाती है और वे रहती भी हैं, लेकिन चूँकि कथानायक का दौरा बहुत लंबा लंबा चलता है और बच्ची जो धीरे धीरे बड़ी होने लगती है, जब ये बच्ची बड़ी हो जाती है तब वो बाहर निकलती है और उसके पीछे वो किसी के साथ चली न जाए, इसलिए वे भी उसके साथ बाहर निकलती हैं। और स्थिति ये बनती है कि एक सब्जी वाली को बुला करके वे सब्जी खरीद लेती हैं। चूँकि भाषा से अनभिज्ञ रहती हैं इसलिए इशारों में बात करके, जिस तरह से आदिम ज़माने में दो मनुष्य आपस में बातचीत करते रहे होंगे उस तरह से बात करके वो सब्जी खरीदती हैं और बहुत खुश होती हैं कि वे चकित हो जाएंगे और बहुत खुश होंगे कि देखो मैंने अपने बलबूते पर सब्जी खरीद ली। लेकिन जब वे लौट करके आते हैं तो चकित तो होते हैं लेकिन खुशी से चकित नहीं होते हैं। वे चकित होते हैं कि ये क्या हो गया, ये ऐसा तो नहीं होना था। और वे कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न करते हैं कि उन्हें पछतावा होता है कि उन्होंने क्यों सब्जी खरीदी। और यही वो स्थिति उत्पन्न होती है जहाँ भाऊ की पत्नी जलारी और भाऊ सोचते हैं इतनी छोटी सी बात पर इतना हंगामा। वे खाना फेंक करके चले जाते हैं, दिन भर लौट करके नहीं आते, उन्हें ढूंढने जाना पड़ता है। और बाद में जो स्थिति आती है उसमें देखिए पुरुष सत्ता की जो सोच है, जो उत्तर प्रदेश का जो पुरुष जिस तरह से सोचता है वह सोच यहाँ पर उजागर होती है। अपने किए पर वे पछताती हैं और रोने लगती हैं। तो यूं भी पुरुषों को रोती कलपती औरतें ही अच्छी लगती हैं, उस पर दया करके उनके अहम को तुष्टि मिलती है। सो वे उठकर उनके पास आ गए थे और देखो रो नहीं, पर ऐसे इन लोगों से सौदा सुल्फ लेना, वो भी फूल सी बच्ची के साथ। अगर तुम्हें या बच्ची को कुछ हो जाता तो तुम तो जानती ही हो ये जादू टोना का देश है। कहते हुए उन्होंने फिर वही जादू टोना वाला तीर चलाया और सहारा लिया था उस बच्ची का जिसकी उन्हें कभी कोई परवाह ही नहीं थी। अभी भी बात बच्ची की कर रहे थे, मगर सोच रहे थे कि अगर ये यूं ही सौदा सुल्फ करती रही तो फिर आगे न जाने क्या होगा। और उनकी आंखों में यहाँ की औरतें उतरने लगी थी, बिंदास और आत्मविश्वास से भरी भरी।
इसीलिए तो वे चाहते थे कि आज का असर इतना गहरा हो कि भविष्य में उसका दोहराव हो ही ना पाए। सो वाणी में अतिरिक्त मिश्री उन्होंने कहा, अरे पगली, तू समझती काहे नहीं, हम इनके जैसे थोड़ी ना हैं। ये हमारा देश तो नहीं है ना, इसीलिए तुम इनसे दूर ही रहा करो। फिर जिनको कपड़ा लत्ता पहनने तक का शऊर नहीं है, उनके साथ उठने बैठने से क्या मिलेगा तुमको? और ऊपर से कोनो जादू टोना मार दिए तो हम क्या करेंगे? कैसे रहेंगे तुम्हारे बिना? और कहीं बच्ची को कुछ हो गया तो? कहकर उन्होंने जब उन्हें देखा तो उनकी आंखों में भय की एक लहर उठाई थी। यही तो वे चाहते थे, मगर उनकी सोच दूसरी ओर मुड़ गई थी। वे सोचने लगी थी, सही तो कह रहे हैं, ये देश जादू टोना वाला है, भी तो खतरा है, और हमसे कहीं ज़्यादा ही। हम तो घर में ही रहती हैं, मगर ये, इन्हें तो जंगल में, कहीं इन्हें कुछ हो गया तो, कहीं किसी ने कुछ कर दिया तो? सोचकर उनकी आंखों का भय चेहरे पर पसर गया था। और टोना जादू तो आपो का लाग सकत है, चलो हम अपने देश लौट चलते हैं। कहते हुए उनका डर अब बहुत गहरे भीतर तक उतर गया था और वे उनके कांधे से जा टिकी थी। पगली, नहीं तो हमको भला कोई टोना मार पाएगा? देखो ये खाकी ड्रेस, इस पर कोनो टोना जादू नहीं चलता है। फिर भी हम तुम्हारे जैसे सुंदर भी तो नहीं हैं। कहकर उन्होंने उन्हें अपने करीब खींच लिया था और उनका ये अस्त्र काम कर गया था। उनकी प्रेम भरी बातें और अपनी तारीफ सुनकर उनका सारा संताप गल गया। यूं भी औरतें अपनी तारीफ सुनकर इतनी फूल जाती हैं कि उनसे कुछ भी करवाया जा सकता है, और पुरुष हमेशा इसे ही अपना हथियार बनाता रहा है। ये एक ऐसा हथियार है जो काम भी करता है और सामने वाले को तकलीफ भी नहीं होती। तभी तो उसी दिन उन्होंने ये प्रण कर लिया था कि अब वे कभी अकेली ड्योढ़ी के बाहर कदम नहीं रखेंगी, कभी भी नहीं। नमस्कार राकेश जी। शिक्षा व्यवस्था का यूँ तो पूरे देश में एक जैसा ही हाल है। छत्तीसगढ़ में कुछ बेहतर है। छत्तीसगढ़ में लड़कियों और लड़कों के बीच कोई भेद नहीं किया जाता। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अभी भी लड़कियों और लड़कों के बीच पर्याप्त भेद किया जाता है, और जिस समय की ये कहानी है उस समय तो लड़कियों को पढ़ाया भी नहीं जाता था। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के स्कूल का एक नमूना देखिए। वैसे नागार्जुन ने बहुत बढ़िया वर्णन किया है अपनी कविता में। घुनी हुई सहतीरों पर 12 खड़ी विधाता बाँचे, फटी भीत थी छत छूती थी आले पर बिस्तुई। कुछ ऐसी ही स्थिति उस स्कूल की है जहाँ छत्तीसगढ़ से उठा करके वहाँ पढ़ने के लिए भर्ती किया जाता है, जहाँ वो एकमात्र लड़की है और कोई लड़की वहाँ नहीं है, और उसे बहुत विकट स्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो उस स्कूल का वर्णन देखिए आप। उनके कहने पर बड़के भैया ने उसका नाम कंजे मऊ स्कूल में लिखवा दिया था, जहाँ सिर्फ लड़के ही पढ़ते थे। लड़कियों को तो पढ़ाने का रिवाज ही नहीं था इस इलाके में। तो कंजे मऊ का वो स्कूल इस इलाके के अन्य स्कूलों जैसा ही था। बस्ती से बहुत दूर पड़ती ज़मीन पर 2 कमरों का स्कूल, जिसकी दीवारों पर दरारें ही दरारें थी, और छत तो ऐसी थी कि खपरेलों के बीच से सूरज की रोशनी ही नहीं, सूर्यदेव भी नजर आया करते थे। और मास्टर के नाम पर मात्र दाता दिन मिश्र ही वहाँ तैनात थे। कहने को तो वे विशारद थे और उन्होंने सरकारी खर्च पर बीटीसी की ट्रेनिंग भी ले रखी थी, मगर उनका असली काम पढ़ाना नहीं, पंडिताई करना था। और वे साल के कई महीने पंडिताई में इतने व्यस्त रहते कि स्कूल जाते ही नहीं थे। वे स्कूल तभी आते थे जब उनके खेतों में काम होता था, और वे बच्चों को बटोर कर अपने खेतों के काम में लगा दिया करते थे।
पूर्वी उत्तर प्रदेश, खासकर अवध का इलाका, आज की स्थिति कुछ बदली है, लेकिन फिर भी वहाँ पर भेड़हा नाम का जो जानवर है उसका आतंक शुरू से रहा है। सरयू का कछार भेड़हा को छुपने का बहुत अच्छा मौका देता है। झाऊ की झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो वो अपना शिकार वहीं छिपा लेता है, इसलिए आए दिन वहाँ पर भेड़हा का आक्रमण होता है। और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि भेड़हा जो है छोटे छोटे बच्चों को ही अपना निशाना बनाता है। तो इस उपन्यास में भी भेड़हा की स्थिति का वर्णन किया गया है। वो अंश मैंने नहीं रखा है, मैंने भेड़हा का जो आतंक है उस अंश को मैंने चुना है। तो भेड़हा के आतंक को देखिए। भेड़हा इस इलाके का वो नरभक्षी था जो अक्सर बच्चों को ही अपना शिकार बनाया करता था। ये इलाका उसके लिए बहुत मुफीद था। शायद सरयू किनारे लगी नरकुल और झाऊ की घनी झाड़ियाँ उसकी पनाहगार हुआ करती थीं। वैसे तो 12 महीने कभी भी वे धावा मार देते थे, मगर सावन भादों के महीने में उनका धावा और बढ़ जाता था, क्योंकि तब उन्हें अपने शिकार को छुपाने बहुत दूर नहीं जाना पड़ता था। ज्वार और मक्के के खेतों में वे अपना शिकार आसानी से छिपा लिया करते थे, सो लोगों ने मशाल लेकर आसपास के खेतों में उसे ढूंढने की कोशिश की, मगर मक्के के ऊंचे ऊंचे पौधों के बीच कुछ भी नज़र आना मुश्किल था और वे निराश से लौट आए थे। फिर तय किया था कि उन्हें कुछ भी ना बताया जाए, और अगर वे पूछें तो कह दिया जाए वो अपनी बड़की अम्मा के साथ सो रही है, मगर उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा था। इन दिनों उनकी हालत ऐसी थी कि उन्हें अपना ही होश नहीं रहता था, सो वे लोग जवाबदेही से बच गए थे, मगर कब तक, सो चिंता उन्हें खाए जा रही थी कि अगर बेबी ना मिली तो वे उसके पिता को या उसकी माँ को क्या जवाब देंगे। ऐसे में जब वो मढ़हा से निकल करके बाहर आती है तो उसे देख करके खुश होने की बजाय उसकी बड़ी अम्मा सोचती है चलो वो जवाबदेही से बच गई, और इस तरह से अभी तक जो देवर का पैसा हर महीने मिलता रहा था वो मिलता रहेगा, उसमें कोई भी व्यवधान नहीं आएगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक प्रथा थी जो कि हमारी नानी सुनाया करती थी। वो प्रथा थी बीसा रानी की प्रथा। बीसा रानी की कहानी कुछ यूँ बताती थी नानी कि जब किसी औरत के जब 20 बच्चे हो जाते थे और 20 बच्चे जब जीवित रहते थे, तब उस औरत को बीसा रानी की पदवी दी जाती थी। यह पदवी बहुत सम्मानजनक मानी जाती थी, और इसके लिए फिर धूमधाम से उस स्त्री का विवाह फिर से अपने पति के साथ करवाया जाता था, और उस स्त्री को सम्मानित नज़रों से देखा जाता था। सभी शुभ कामों में उस स्त्री को सबसे आगे रखा जाता था। लेकिन इस उपन्यास में जिन बीसा रानी का वर्णन है, उनके साथ बीसा रानी शब्द जो है वो उसके निर्बंसिन उसके साथ जुड़ गया था, और बहुत बड़ी विडंबना है। लड़कियां जीवित थी फिर भी उन्हें निर्बंसिन कहा जाता था। आज भी जिनका लड़का नहीं होता है उन्हें गाँव में निर्बंसी ही कहा जाता है। लड़कियों को वंश मानने का रिवाज अभी भी वहाँ नहीं है। तो बीसा रानी की कथा यहाँ पर आती है, और संदर्भ ये है कि जो नायिका की माँ है वह आगे माँ बनने में असमर्थ रहती है, और उसे एक आतंक उसके मन में छा जाता है कि अब उसे भी लोग निर्बंसिन कहेंगे, और उसे बीसा रानी की कथा याद आ जाती है। बीसा रानी नाम तो उनका कुछ और ही रहा होगा। वैसे भी इस इलाके में ससुराल में औरतों को उनके नाम से कहाँ जाना जाता है भला। उन्हें पहले उनके गांव के नाम से पुकारा जाता है, या फिर फलाने की दुल्हन, फिर बाद में उनके बच्चों के नाम से, फिर फलाने की अम्मा, फिर फलाने की आजी, फलाने की नानी। इस तरह औरतों का नाम खो जाता है, मगर निर्बंसिन बीसा रानी को ये सौभाग्य भी प्राप्त नहीं हुआ। और निर्बंसिन बीसा रानी
के नाम के साथ एक भद्दा मजाक सा जुड़ गया था। उनकी उम्र बीत चली थी, कमर तक झुक गई थी उनकी, मगर लोग उन्हें निर्बंसिन बीसा रानी कहकर ही बुलाया करते थे। लोगों को इस बात से कोई सरोकार ही नहीं था कि उनके इस संबोधन से वे कितनी आहत होती होंगी। बीसा रानी एक उपाधि थी, एक सम्मानजनक उपाधि। ये उपाधि उस औरत को मिलती थी जिसके 20 बच्चे होते थे। 20 बच्चों को जन्म देती औरतें सम्मानजनक उपाधि को प्राप्त करती थीं। 20 बच्चों को जन्म देना मामूली बात तो नहीं थी, वो भी इस सुविधाहीन इलाके में जहाँ अस्पताल और दाइयाँ तो दूर, ढंग की दाइयाँ भी नहीं मिलती थीं। बस गांव की परंपरागत दाई के भरोसे ही औरतों को प्रसव के बाद नया जीवन मिला करता था। इसीलिए एक एक बच्चे के बाद वे अपने पुनर्जन्म की बात करती थीं और दाई के ही आश्रित हो जाया करती थीं। यही कारण है गांव में तमाम सामाजिक भेदभाव को भूलकर वे उनके पैर छू लिया करती थीं। उन्हें जीवन देने वाली तो वे ही हुआ करती थी। मित्रों, ये कुछ अंश थे, कुछ अंश और भी हैं। बच्ची जब फिर गांव से छत्तीसगढ़ आती है और छत्तीसगढ़ का जो इलाका है वह बहुत खुला इलाका है और देश के सभी प्रांतों के लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं। छत्तीसगढ़ को हम 3 भागों में बांट करके देख सकते हैं। एक तो बस्तर, दूसरा मैदानी इलाका, तीसरा सरगुजा इलाका। इसका बस्तर और सरगुजा घनघोर आदिवासी इलाका है और ख़ासकर बस्तर में एक जगह है अबूझमाड़। वास्तव में उसका नाम अबूझमाड़ बिल्कुल सही रखा गया है, वो आज भी लोगों के लिए अबूझ है। आज तो खैर वहाँ तक जाने की स्थिति ही नहीं है। आज वो धुर नक्सलवादी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जब नहीं था तब भी वहाँ तक जाने की स्थितियाँ नहीं थी। इतना सघन वन वहाँ पर है कि दिन में भी वहाँ रात का साया उतरता नज़र आता है। तो छत्तीसगढ़ का जो इलाका है वो जुड़ता है उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, झारखंड से जो पहले बिहार हुआ करता था, आंध्र प्रदेश से। तो इस तरह से जहाँ जिस प्रांत से यह इलाका जुड़ता है उस प्रांत की खूबियाँ और खामियाँ हमें यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो उस प्रांत की खूबियों में संस्कृति का जो अंतर है वह बहुत स्पष्ट रूप से हमें नज़र आता है। उत्तर प्रदेश में नाचना, नृत्य करना कला नहीं माना जाता, खासकर आज से 20 साल पहले तक। वहाँ पर नृत्य करना कला की जगह पर पेशा माना जाता है और इस पेशे को वेश्याओं से जोड़ा जाता है। वहाँ पतुरिया कहा जाता है वेश्याओं को, और चूँकि वो वेश्या और पतुरिया में थोड़ा सा फ़र्क है। पतुरिया धंधा नहीं करती, वो केवल नाचती हैं, और विवाहों में पतुरिया नचाना तो वहाँ शान माना जाता है। तो अधिक से अधिक दामों में पतुरिया लेकर के आते हैं लोग और उन्हें नचवा करके अपने शान में बढ़ोतरी किया करते हैं। तो ऐसे वातावरण से नायिका की माँ जो यहाँ आती है और यहाँ आकर के जब लड़की बड़ी होती है, लोगों से मिलती जुलती है, तो लड़की जो है उसकी सहेली जब नृत्य सीखती है तो वो भी अपनी माँ से कहती है कि मैं भी नृत्य सीखूंगी। तो इसकी कहानी ना बताते हुए मैं आपको सीधे संवाद में ले चलती हूँ। अम्मा हमहू नाच सिखबै। ये सुनकर वे सकते में आ गईं। ये क्या कह रही है, नाच सीखेगी? वे जिस वातावरण से आई थी वहाँ नाच सिर्फ पतुरिया ही सीखती थी ताकि उनकी मांग बढ़ सके और उनका धंधा फूले फले। मगर आज उनकी अपनी बेटी नाच सीखने की बात, और फिर उनका चेहरा तमतमा उठा था। पर अब वो बड़ी हो रही थी, सो उन्होंने अपने को संभाल लिया और संयत स्वर में उसे समझाया, नहीं,
अच्छी लड़कियां नाच गाना नहीं सीखती हैं। सूरजा भी तो सीखती है, क्या वो अच्छी लड़की नहीं है? वे क्या कहती उससे? अच्छी या बुरी लड़की की परिभाषा कैसे समझाती? और उनके असमंजस से अनजान वो उनसे लिपट गई और अम्मा हमहू सीखेंगे नाच? नहीं, हमरे देश माँ बिटियन का नचाया नहीं जाता, नाचती तो पतुरिया हैं। उनके मुंह से यह अंतिम वाक्य अनायास ही निकल गया था। और ये पतुरिया का होती है अम्मा? उसके इस प्रश्न से वे अकचका गई थी। क्या जवाब देती उसे? क्या बताती उसे कि पतुरिया कौन होती है, किसे कहा जाता है पतुरिया? उसे ये सब बता पाने में वे अपने को असमर्थ पा रही थी। और माँ की चुप्पी देखकर उसके मन में कुछ आस जगी और उसने कहा, अम्मा हमहू बनबे पतुरिया। और इस पतुरिया शब्द के साथ तड़ाक का एक स्वर गूंजा और उसके गाल पर उंगलियों के निशान उभर आए थे, मगर वो रोई नहीं थी। आज पहली बार ऐसा हुआ था जब मार खाकर भी वो रोई नहीं थी, बल्कि सीधे उनकी आंखों में देख रही थी। उसकी आंखों में सवाल उभर आए थे, अनगिन सवाल। तो इस तरह की स्थितियां नायिका के जीवन में कदम कदम पर बनती है और उसे कदम कदम पर रोका जाता है, बंधन लगाया जाता है। उसे बाहर लोगों के साथ खेलने की इजाज़त नहीं होती है, लोगों के साथ बात करने की इजाज़त नहीं होती है। लेकिन बचपन को तो कैद में नहीं रखा जा सकता। छूट भागने की कोशिश वो हमेशा करती रहती है। मैं कुछ अंश फिर से उत्तर प्रदेश के सुनाऊंगी, जो कि नायिका हमारी जो नायिका है जिसका नाम कात्यायनी है, वो महसूस करती है उत्तर प्रदेश में जा कर के। छत्तीसगढ़ के वातावरण से जब वो उत्तर प्रदेश में पहुंचती है तो उसे कदम कदम पर अवरोधों का सामना करना पड़ता है और उसके सामने ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं कि वो सामंजस्य करने में अपने आप को असमर्थ पाती है। उस पर भी कुछ ऐसी विकट स्थितियां आ जाती हैं जिसके कारण उसे घर छोड़ करके भागना पड़ता है। तो घर छोड़ के भागने वाली स्थितियों को मैंने यहाँ शामिल नहीं किया है। उसके ब्याह की स्थिति और विदाई की स्थिति और दरअसल ब्याह से लेकर के बचपन से तो लड़की के मन में भरा ही जाता है। ब्याह के समय अनेक ऐसी रस्में होती हैं जिन रस्मों के माध्यम से लड़की को ये एहसास दिलाया जाता है कि अब उसकी ज़िंदगी उसकी अपनी ज़िंदगी नहीं रह गई, अब उसे स्वतंत्रता नहीं है, अब वह स्वतंत्र होकर के कुछ भी नहीं सोच सकती। यहाँ तक कि खाने पीने की स्थितियों का निर्णय भी परिवार वाले करेंगे और यही स्थितियाँ यहाँ की स्थिति से और यूपी की स्थिति से एकदम अलग साबित होती है। एक छोटा सा अंश देखिए। उसका ब्याह होने जा रहा था, मगर उससे किसी ने नहीं पूछा था कि वो ब्याह के लिए तैयार है या नहीं। वो तो ये भी नहीं जानती थी कि उसका ब्याह जिससे हो रहा है वो कौन है, कैसा है और क्या करता है। बिना कुछ बताए बस सीधे उसे ब्याह की रस्मों में झोंक दिया गया था। ब्याह की तिथि तो पहले से ही निश्चित थी, सो अब लगन बधाई की रस्म थी और इस रस्म में साड़ी पहननी जरूरी थी, सो उसे साड़ी पहनाई गई थी। मगर लग्न मंडप तक जाते जाते उसकी साड़ी खुलकर फैल गई थी। उसने तो पहले कभी साड़ी पहनी ही नहीं थी, वो तो स्कर्ट, फ्रॉक या मिडी ही पहना करती थी। सो भारी सी रेशमी साड़ी उससे संभाली ही नहीं जा रही थी। उसकी साड़ी का खुलना था कि औरतों की दबी दबी हंसी से सारा आंगन भर उठा था और उन सब की आंखों में अम्मा के लिए एक तिरस्कार पूर्ण व्यंग सा उभरा था कि वे लड़की को साड़ी पहनना तक नहीं सिखा पाई। और अम्मा का चेहरा पल भर के लिए बुझ सा गया था। तो ये कुछ अंश थे दोस्तों। मुझसे कहा गया था कि मैं कुछ छत्तीसगढ़ी कविताएं भी सुनाऊं,
तो मैंने कुछ छत्तीसगढ़ी कविताएं चुनी हैं। वैसे छत्तीसगढ़ी और अवधी में बहुत अधिक समानता है। कुछ ही शब्द ऐसे हैं जो छत्तीसगढ़ी समझ में नहीं आते हैं, तो मैं सरल शब्दों में लिखी गई कविताएं हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपको समझ में आ जाए। जो कठिन शब्द होंगे मैं उन्हें हिंदी में भी रूपांतरित कर दूंगी, उसके भावार्थ बता दूंगी। पहली कविता का शीर्षक है टोनही। मैंने टोना जादू का जिक्र किया था, इस उपन्यास में टोना जादू का जिक्र आया है। टोना यहाँ पर एक कुप्रथा के रूप में है। ऐसा माना जाता है कि औरतें जो है टोना सीख लेती हैं और फिर वो लोगों पर उसका वार करती हैं और लोगों को अपने वश में कर लेती हैं। कई बार तो लोगों को जान से मार भी लेती हैं। ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि टोनही जो है वो लोगों का खून चूसती है, लोगों की हत्या कर देती है। यह इस समाज की, इस अंचल की सबसे बड़ी बुराई। यहाँ पर हमें स्त्री पुरुष का भेद नज़र आता है। दोस्तों, टोनही हमेशा औरतों को ही कहा जाता है, पुरुष को टोनहा नहीं कहा जाता। पुरुष के लिए ऐसा कोई नाम नहीं दिया गया है। दरअसल कुछ भी हो, थोड़ी बहुत स्थितियां तो यहाँ भी पुरुषों के पक्ष में जाती हैं, तो ये स्थिति भी शायद इसीलिए है। और इस शब्द का, टोनही शब्द का जो प्रयोग है वह लोगों से दुश्मनी निकालने के लिए भी किया जाता है। जिस औरत से दुश्मनी निकालनी होती है उस औरत को टोनही बता दिया जाता है और गांव वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं। गांव वाले उसे निकाल बाहर करते हैं, तरह तरह की प्रताड़ना देते हैं। कई बार तो दोस्तों जिंदा जला करके भी मार देते हैं। तो ये सारी स्थितियां छत्तीसगढ़ में हम देखने को पाते हैं और टोनही जो है एक कुप्रथा के रूप में हमारे इस अंचल में मौजूद है। आज के पढ़े लिखे लोग कम मानते हैं, लेकिन अधिकांशतः मैंने देखा है कि टोना जादू को पढ़े लिखे लोग भी स्वीकार कर लेते हैं। मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ और जब मेरी अपने साथी प्राध्यापकों से बात होती है तो वो मानती हैं कि हाँ टोना जादू होता है, जबकि मुझे नहीं लगता कि टोना जादू होता है। आज तक मुझे कभी भी टोना नहीं लगा। मैं टोना जादू क्या होता है नहीं जानती, जबकि मेरा बचपन पूरा यहीं बीता है, पूरी ज़िंदगी मेरी यहीं बीती है। तो मैं नहीं मानती कि टोनही नाम की कोई चीज़ होती है। ये केवल एक साजिश के तहत यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। तो इसी को लेकर के ये कविता लिखी गई है। शीर्षक है टोनही। मंटोरा बेटी कहाए सारे गांव के, जम्मू झन के सुख दुख माँ ठाड़ होवै मंटोरा। फिर होइस बिहाव एक गांव ले दूसर गांव तलक, दुबराज कस बगरिस मंटोरा के गुण। दुबराज यहाँ का बहुत प्रसिद्ध चावल है जिसमें बहुत ज़्यादा खुशबू होती है। महर महर करत मंटोरा बन गिस दाई मंटोरा। फिर कौन जनी कैसे का होगे के ओखर मंटोरा दाई ले बन गिस टोनही। मंटोरा देखत है अपन देहला, आजो ता मनखे असन हवे सबे कुछ। वैसने दूठन हाथ दूठन गोड़ और दूठन आँखी। फिर अब ओहर नहीं कहावे मनखे, ओहर कहा थे टोनही। टोनही माने डाइन, मनखे के दुश्मन। काबर काबर होगी सैसना गुना थे मंटोरा। तो यहाँ पर मंटोरा सोच रही है कि वो तो इतनी अच्छी थी, पूरे गांव में उसके गुणों की प्रशंसा होती थी। शादी के बाद भी लोग उसकी प्रशंसा किया करते थे पूरे परिवार में। फिर ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने उसे टोनही मान लिया। वो अपने आप को देखती है और सोचती है कि आज भी तो उसके 2 हाथ हैं, उसके 2 आँखें हैं, उसके 2 पैर हैं, वो भी इंसानों की तरह आज भी नज़र आती है। फिर ऐसा क्या बदल गया उसमें कि लोगों ने उसे डायन मान लिया, लोगों ने उसे टोनही मान लिया। अपनी स्थिति पर दुखी होकर के मंटोरा जो है वो सोचती है। मंटोरा यहाँ का बहुत प्रसिद्ध नाम है। दरअसल स्त्रियों
का जो नाम है, गांव में जो नामकरण होता है वो स्थितियों के कारण होता है, और मंटोरा जिसके जन्म लेने से मन टूट जाए वो मंटोरा कहलाती है। तो इस तरह मंटोरा जो है वो एक टोन्ही के दर्द को इस कविता के माध्यम से मैंने प्रस्तुत किया है। एक कविता बस्तर पर आधारित, ये कविता मेरी हिंदी में भी है, कभी मैंने किसी उसमें सुनाया भी होगा। ये हिंदी से छत्तीसगढ़ी में अनुदित है। इंद्रावती की बेटी। मैं बेटी आऊँ इंद्रावती के, हासत खेलत बाढ़े हों ओखरे संग संग। सल्फी मड़िया और महुआ संग मस्ती माँ, नाचत गावत मोर जिंदगी ला लाग गे है नजर। टोना टोटका और धूर बांध ले बड़का नजर, अब कहाँ है फुर्सत नाचे गाए के। कौन जनी कहाँ गंवा गे मादर और मादर के थाप। बचपना में पढ़े पाठ घलो अब नहीं आवे कोनो काम। धाले धनुष और ताले तराजू हो गए है बिल्कुल बेकार। टूट गए है धनुष के डोरी, अपन हाथ में धरे बंदूक। आज फिर ठाढ़े हूँ मैं वही इंद्रावती के तीर माँ। फिर अब मैं बोहाव नहीं ओखर संग, बोहाय के फुर्सते नहीं है मोला। मैं ता भागत हूँ सरलग सरलग भागत हूँ मैं, ये दुनिया और अपन आप ले दुरिया बहुते दुरिया। तो दोस्तों, ये दो कविताएं आपके सामने थी छत्तीसगढ़ी में। इस कविता में बस्तर की एक स्त्री सोचती है इंद्रावती के किनारे खड़ी होकर के कि मैं जो कि मादर की थाप पर नाचा करती थी, मेरी देह थिरका करती थी, अब मुझे नाचने और थिरकने की फुर्सत ही नहीं है, क्योंकि अब मैं बंदूक के साए में जी रही हूँ, और बंदूक के साए में बंदूक की गोली से भागते भागते ही मेरा जीवन बीत रहा है। अब मुझे नाचने की फुर्सत ही नहीं है। तो मित्रों, ये थे उपन्यास के कुछ अंश और मेरी दो कविताएं। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। मैं शुक्रगुजार हूँ जन सुलभ पुस्तकालय की, जिनके सौजन्य से आज मैं आप सबके समक्ष रूबरू हूँ। अपनी रचनाओं को आपके सामने प्रस्तुत करके मुझे खुशी हुई। उम्मीद है आपको भी ये अंश अच्छे लगे होंगे। बाकी आप उपन्यास में पढ़िएगा, देखिएगा। लेखक को तो अपनी हर रचना अच्छी लगती है, निर्णय तो पाठक ही करते हैं कि वास्तव में क्या है। तो अब निर्णय आपके हाथ में है। ई बुक के रूप में ये किताब प्रकाशित हो चुकी है, हार्ड बाउंड में अभी शायद इस महीने आ जाए। तो ये आप सबके हाथों में है, और अब ये मेरी कृति नहीं है, ये आप सबकी है। तो मैं आप लोगों की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करूँगी। आप के कुछ सवाल हों तो मैं देख लेती हूँ। कोई सवाल मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों, आप सबसे